Today we shall discuss about megasporogenesis and different type of embryo sacs found in angiosperms. हिंदी में बताना चाहूँगा बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हिंदी में समझाइए, भले अंग्रेजी में लिखा रहे। और वैसे भी मैं हिंदी को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। बोलने में लिखने में तो इंग्लिश में ही सब मटेरियल मिलेगा आपको, बट एज फार एज माई स्पोकन इन इंग्लिश इट इज नॉट वेरी वेल। सो आज अपन डिस्कस करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। इसको जानने के पहले बच्चों तुम लोगों को जानना जरूरी है कि फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो दो मेन हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको अपन एंडोसियम कहते हैं और जिसकी यूनिट स्टेमन्स हैं। इसके बारे में भी आगे के लेक्चरों में बताया जाएगा, लेक्चर्स में सॉरी। और दूसरा जो सबसे बड़ा या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर में वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है गाइनोसियम, जिसको पिस्टिल भी कहा गया है और जिसकी यूनिट है कार्पल्स या मेगास्पोरोफिल। तो आपने सुना होगा कि गाइनोसियम में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से, मतलब मोनोकार्पलरी हो सकती है, बाइकार्पलरी हो सकती है, पेंटाकार्पलरी हो सकती है और पॉलीकार्पलरी हो, मतलब कार्पल की संख्या के आधार पे ये रहता है। ये देखिए हमने एक कार्पल का चित्र बनाया है, ऐसी कार्पल है और ये कार्पल के 3 भाग हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो ओवरी जो है बेसल पार्ट है, स्वेलन पार्ट है ये, और इसी के अंदर ओव्यूल रहेगा और इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होना है। समझिए हमको पढ़ना क्या है, पहले ये लोकेशन जानिए कि हमको किसके अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये पढ़ना है। केवल रटने से काम नहीं चलेगा कि आपने याद कर लिया मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक तो कमाल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जानिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसी पार्ट में जो ओवरी है उसी से फल बनेगा और जो ओव्यूल्स हैं उससे सीड बनेगा, जिसको आप लोग खाते पीते हैं, ठीक है, फल खाते हैं, बीज खाते हैं। तो ये बनता कहाँ से है उसको जानने के पहले हमने आपको डबल फर्टाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन बता दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये जानना जरूरी है कि ये अपना जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर किस प्रकार से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। खासकर इस ओव्यूल के अंदर, प्रत्येक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा। और ये ओव्यूल जो है ओवरी वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े हैं, ध्यान रहे। तो ये जो जिस प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े हैं उसको बोलते हैं अपन फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल स्टॉक, ध्यान रहे। और ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ये जहां से जुड़ी है फ्यूनिकल से, उसको बोलेंगे हाइलम, ठीक है। द प्लेस बिटवीन मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड स्टॉक इज कॉल्ड हाइलम, एंड द मेन स्टॉक इज फ्यूनिकल, जिसके द्वारा ये अपना ओवरीवाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ओव्यूल की रचना आप लोग को बताई जाएगी अभी। तो इस प्रकार से हमने बताया कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी करनी है वो है मेगास्पोरेंजियम की या ओव्यूल की। हमने पहले बताया था जो कार्पल है या मेगास्पोरोफिल है वो ऐसा स्पोरोफिल है जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम बनेगी या ओव्यूल बनेगा ओवरी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद प्लेसेंटा के द्वारा ये ओव्यूल जुड़े रहते हैं भी बताया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि मेन जो बॉडी है ओव्यूल की वो कहलाती न्यूसेलस। ये देखिए अभी एम्ब्रियो सेक नहीं बना है, मान के चलिए ये पूरी की पूरी बॉडी क्या थी, न्यूसेलस थी, जो पेरेन्काइमेटस मास की बनी रहेगी। तो सेंट्रल पार्ट पूरा का पूरा पेरेन्काइमेटस मास का रहेगा इस ओव्यूल का, और इसी ओव्यूल में हमको इस न्यूसेलस से क्या बनाना है, मेगास्पोर बनाना है। वही मेगास्पोर बाद में एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये न्यूसेलस पूरा डिप्लॉयड है, ठीक है ना, ओव्यूल पूरा क्या है, स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है, लेकिन इसके अंदर बनने वाला जो एम्ब्रियो सेक है यही कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इसके बाद आइए अपन चलते हैं अब मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां तक क्लियर हो गया है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें
तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि जो न्यूसेलस है उसकी कुछ सेल्स हाइपोडर्मल ओरिजिन में प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल की भांति कार्य करेंगी। मतलब दे विल बी डिफरेंशिएटेड, लार्ज न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म और लार्ज सेल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और वर्क करेगी एज ए आर्ची स्पोरियल सेल की। अब इसमें पीडी होगा। पीडी का मतलब होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसके चलते दो सेल बनेगी, बाहर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन फिर से होगा और एक प्रकार से पेराइटल टिश्यू बन जाएगा। देन अंदर की जो सेल है पीएससी मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये एक्ट करती है एज ए मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉयड है। देखिए पूरा अभी डिप्लॉयड है सब, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड, सब डिप्लॉयड है सेल। अब क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब ही होता है द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर रिडक्शन डिवीजन, मतलब हिंदी में रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की जो क्रिया है दैट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा, फर्स्ट रिडक्शन होगा, सेकंड रिडक्शन होगा, और आप लोग को मालूम होना चाहिए किसी भी डिप्लॉयड सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है फर्स्ट और सेकंड, तो 4 सेल्स बनती हैं। यहाँ पर भी 4 मेगा स्पोर विल बी फॉर्म्ड इन लीनियर टेट्राड, लीनियर फैशन में बनता है। देखिए 1 2 3 4, और ध्यान देंगे ये वाला अपन माइक्रोपाइलर माने हैं मान लो, तो ये सेल्युलर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना जरूरी है। अब देखिए लीनियर टेट्राड बन गया, इसमें से माइक्रोपाइलर रीजन वाले 3 जो आपके मेगा स्पोर हैं दे विल बी डीजनरेटेड, या वो नष्ट हो जाएंगे, और केवल एक फंक्शनल रहेगा दैट इज कॉल्ड फंक्शनल मेगा स्पोर। इसी में अब चूंकि ये हैप्लॉयड हो गया है, चारों हैप्लॉयड है, 3 तो डीजनरेट हो गए, अब ये हैप्लॉयड जो है इसमें अब केवल माइटोटिक डिवीजन होगा और एम्ब्रियो सेल बनेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। बहुत सिंपल इंग्लिश है, ज्यादा आपको इंग्लिश को ताबड़तोड़ नहीं बनाना है, कोई आप अंग्रेज नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ लिखे साइंस है थोड़ा बहुत अंग्रेजी देना चाहिए, जिससे कि प्रश्न का जो उत्तर है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसमें थोड़ा सा टेक्शन आ जाता है, और टीचर जो है पढ़ा लिखा है तो नंबर भी देगा। इसको एम्ब्रियो सेक कहेंगे, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो सेक है ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का दिखेगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर दिखाई देगा मैच्योर एम्ब्रियो सेक सभी में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब इसके बाद डेवलपमेंट के आधार पे 3 प्रकार का एम्ब्रियो सेक बताया गया है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक जो है व्हेन 4 मेगा स्पोर्स आर फॉर्म, ये जो हमने देखा था जिसमें 4 मेगा स्पोर बने थे वो कहलाता है मोनोस्पोरिक। एग्जाम्पल है पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम मतलब प्लांट का नाम है। बाइस्पोरिक मतलब जब 2 मेगा स्पोर्स आर फॉर्म्ड, 2 ही बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे, एलियम टाइप। टेट्रास्पोरिक में व्हेन मेगा स्पोर आर नॉट फॉर्म, यहाँ मेगा स्पोर बनेंगे ही नहीं, ओनली न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ देखिए मेगा स्पोर नॉट फॉर्म, ठीक है, मेगा स्पोर नहीं बनते, पूरा का पूरा जो ये मेगा स्पोर मदर सेल है वही फंक्शनल हो जाएगा, ये पाया जाता है एडोक्सा। वैसे और भी वेरियस टाइप के हैं 3 प्रकार के, लेकिन इनके उदाहरण में कहीं कहीं वेरिएशन दिखाई देगी। जब पीजी वगैरह पढ़ोगे आप तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अपन चलते हैं मोनोस्पोरिक में। अब देखिए ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। रिडक्शन डिवीजन हो गया जो मैंने पहले बताया था, वहाँ 4 मेगा स्पोर बने, माइक्रोपाइरल रीजन वाले 3 डीजनरेट हो गए, सेलुलर सी मतलब सेलुलर रीजन वाला मेगा स्पोर फंक्शनल है। अब इसमें देखिए फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ है, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पर देखिए एमडी मतलब माइटोटिक डिवीजन, फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड, ठीक है। तो पहले माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल बन गई, फिर दूसरे 4 बन गई, 4 न्यूक्लियस बने, सॉरी सेल नहीं बनी अभी, फिर 4 और बन गई, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। तो इस प्रकार से 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा और इसके बाद देखिए माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल जाके अटैच हो जाएंगे, जिसमें बीच वाली सेल कहलाएगी एक सेल, आजू बाजू की जो दो सेल हैं नेबरिंग सेल कार्ड सपोर्टिंग सेल आर यू कैन से सिनर्जिस, ये दोनों को मिला के बोला जाता है एग अपरेटस। इट इज कॉल्ड एग अपरेटस, ठीक है। और इसके बाद ये जो 3 जो 4 इसमें से हैं लोअर पोलर न्यूक्लियाई, ये अपर पोल का हो गया, ये लोअर पोल का हो गया मान लीजिए। ये वाले 3 जो हैं ये यहाँ पर लग जाएंगे एम्ब्रियो सेक की वाल से, ये कहलाएंगे कैजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये जो 2 न्यूक्लियस बच गए, अब अपर पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा और लोअर पोल से एक यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। ये सेंट्रल सेल, सेल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 सेल है और न्यूक्लियस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए दैट इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड सेल। ये होगा मैच्योर एम्ब्रियो सेल। ध्यान रहे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग अपरेटस मतलब एग और सिनर्जिस रहेंगे, कैजल एंड की तरफ आपका एंटीपोडल सेल रहेंगे और सेंट्रल सेल में वैक्यूल्स रहेंगी बड़ी बड़ी और पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। होता क्या है फर्टिलाइजेशन के पहले ही दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन के पहले की बात है 2n हो जाएगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गया। ये तो हो गया मोनोस्पोरिक की बात। बायोस्पोरिक में क्या होगा देखिए इधर आइए कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन हुआ, ठीक है, तुरंत वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ देखिए मेगास्पोर नहीं बन रहे हैं, 2 सेल बन गई, इसको बोलते हैं डायड स्टेज। डायड स्टेज बनी, उसके बाद होगा क्या जो अपर जो सेल है डीजनरेटिंग सेल कहलाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन वाली डीजनरेट हो गई और ये जो चैलेंजर रीजन वाली सेल है यही फंक्शनल रहेगी। इसमें डिवीजन होगा मेयोसिस, तो इससे फिर 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है, ये वाली नष्ट हो चुकी है। फिर सेकेंड माइटोटिक फर्स्ट माइटोटिक 2 से 4 न्यूक्लियस बने, फिर सेकेंड माइटोटिक उसके बाद होना वही है कि यहाँ पर हुआ यह है कि मेगास्पोर मदर सेल से का आधा भाग फंक्शनल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोस्पोरिक। हालांकि यहाँ 2 मेगास्पोर बनते नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हुआ मेयोसिस फर्स्ट हुआ तुरंत वाल फॉर्मेशन हो गया, तो डायड स्टेज बनी। डायड स्टेज में या तो ऊपर वाली सेल या तो नीचे वाली सेल, दो में से कोई भी एक डिजनरेट होगी। बट इन द केस ऑफ एलियम टाइप, एलियम की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर लोअर फंक्शनल रहेगी, जो खासकर चैलेंजर रीजन वाली, माइक्रोपाइलर वाली नहीं, चैलेंजर रीजन वाली सेल यहाँ पर फंक्शनल है। और इसमें अब डिवीजन हुआ है देखिए, तो 2 न्यूक्लिएट हो गई, फिर इसमें माइटोटिक हुआ 4 न्यूक्लिएट हो गई, फिर माइटोटिक हुआ, बनना वही है आफ्टर ऑल, रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन तरीका देखिए, वे ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक में क्या हो रहा है 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फर्स्ट रिडक्शन रीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, देयर इज नो मेगास्पोर। फिर सेकेंड रिडक्शन हुआ, 4 न्यूक्लियस बने, देयर इज नो मेगास्पोर। पूरे न्यूक्लियस ही बन रहा है, न्यूक्लियस ही फंक्शन, और चारों में फट से एक माइटोटिक डिवीजन हो गया, एक बार हुआ माइटोटिक, तुरंत 8 न्यूक्लियस बने और मैच्योर एम्ब्रियो सेल बन गया। इस प्रकार से इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक because there is no megaspore, only nucleus are formed after reduction division and first only 1 mitotic division, then 8 nucleus and mature embryo cell. आफ्टर ऑल रिजल्ट वही आया कि हमारा जो एम्ब्रियो सेक रहेगा जो कि ओव्यूल के अंदर है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर रहेगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो अपना ये वाला पोर्शन यहाँ पर ठीक से चित्र बना नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप, तो यहाँ पर बनाना यह है, ये जो एक सेल है इसमें न्यूक्लियस ऊपर रहेगा, वैक्यूल नीचे रहेगी। सिनर्जिड जो है आजू बाजू में है सपोर्टिंग सेल, ये इसमें वैक्यूल ऊपर रहेगा और न्यूक्लियस नीचे रहेगा। और ये जो सिनर्जिड्स है इसमें कुछ फिलीफॉर्म अपरेटस रहेंगे, फाइबर के बने हुए फाइब्रिल के, तो वो कहलाएंगे फिलीफॉर्म अपरेटस। ये भी यहाँ नहीं बना पाए, इसको थोड़ा सा बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखिए ये अपन ओव्यूल का जब एलएस काटते हैं ना, ट्रापस ओव्यूल, तो जो भी चेकर रहता है वो केवल ये तो देखते ही है बाहर का, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट देखता है कि एम्ब्रियो सेक के बारे में बच्चे को ज्ञान
है कि नहीं। इसी को फीमेल गैमेटोफाइटी बोलते हैं। तो करना ये है कि जब ये चित्र पूछा जाए कभी भी एलएस ऑफ इनरट्रॉपस, चाहे आईएएस के एग्जाम में पूछा जाए, चाहे पीएससी के एग्जाम में, या फिर कॉलेज के, ये बनाना जरूर, लेकिन इसको अलग से बनाना, उसमें ये सब चीज़ों को बताना, तब समझेगा बंदा ये सब आपको मालूम है। ये देखिए पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो सेक है। ये किसके द्वारा सराउंडेड है? न्यूसेलस के द्वारा। न्यूसेलस किसके द्वारा सराउंडेड है? इंटुगमेंट्स के द्वारा। दो इंटुगमेंट्स हैं, आउटर और इनर। दोनों में एक बनाएगा टेस्टा और एक बनाएगा टैगमेन, अंदर वाला। ये सीट कोट्स हो गए। दो यदि होंगे इंटुगमेंट्स तो बाईटैगमिक कहलाएगा। एक होगा तो यूनिटैगमिक होगा। कभी कभी नहीं रहता इंटुगमेंट तो अटैगमिक भी आपका ओव्यूल रहता है। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। और ये वाला रीजन चैल्जल रीजन रहेगा, और चैल्जल रीजन के जस्ट अपोजिट जहाँ पर माइक्रोपाइल है वो है माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन खासियत ये है कि देयर इज नो इंटुगमेंट। जहाँ पर पोर रहेगा, देखिए ओव्यूल पूरा चारों तरफ से सराउंडेड बाई सीट कोट, बट इन हियर या यू कैन से इंटुगमेंट जो बाद में सीट कोट बना रहा है। तो ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है यहाँ पर, इट इज नॉट सराउंडेड बाई इंटुगमेंट। इंटुगमेंट नहीं है यहाँ पर। दैट्स वाई इट डू वर्क फॉर पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए सपोर्टिंग करता है, और यहीं से पॉलन ट्यूब जनरली इंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू। तो इस प्रकार से, और ये देखिए पूरा अटैच किस प्रकार से है। अब देखिए इनके वर्क क्या है, पार्ट्स के जितने भी हैं एम्ब्रियो सेक के। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका एम्ब्रियो सेक का, दैट इज एग और ओव्यूम जो है प्लाइड है। तो ऐसे सभी सेल है प्लाइड है, बिकॉज आफ्टर आपका रिडक्शन डिवीजन बने हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है सिनगेमी, या जिसको गैमेटिक यूनियन भी कहते हो आप, वहाँ पर एक मेल गैमेट आता है, इससे फ्यूज होता है, और ये फीमेल गैमेट है। तो दोनों जब फ्यूज होंगे तो ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद ही जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान एग का होना बहुत जरूरी है, एंड जिसके फल चलते सीड बनेगा। और सिनर्जिड्स का क्या वर्क है? तो सिनर्जिड्स के बारे में ये कहा गया है कि दे आर कोवर्कर और सपोर्टिंग सेल फॉर दी आपका एग सेल, और ये जनरली पॉलन ट्यूब के एंट्री में ये हेल्प करती हैं, और खुद डिसऑर्गेनाइज होने के बाद भी ये पॉलन ट्यूब को अंदर प्रवेश करने देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। आफ्टर ऑल ये भी अपना वर्क करके नष्ट हो जाएंगी, लेकिन एग हमेशा आगे एम्ब्रियो बनाता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद और सीड बनाता है। अब ये पोलर न्यूक्लियाई की भूमिका देखिए। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन दे विल फ्यूज्ड टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड मेल गैमेट आएगा तो इससे फ्यूज होगा और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है। और वो एंडोस्पर्म बहुत जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो आया था, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म विल बी यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये इस प्रकार से इसकी भूमिका जबरदस्त है पोलर न्यूक्लियाई की, कि ये अपने सेकेंड मेल गैमेट के द्वारा फ्यूज होकर स्टिमुलेट होकर एन बनाते हैं और एंडोस्पर्म बनाते हैं। इस प्रकार से एंटीपोडल सेल के बारे में कोई विशेष अभी हमारे साइंटिस्ट लोगों को सफलता नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा इनका, कुछ लोगों ने कहा कोई अज्ञात है, नोन वर्क। कुछ लोगों का कहना ये है कि दे आर फॉर न्यूट्रिटिव पर्पस, मतलब पोषक पदार्थ के रूप में डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाएगी। तो ये वर्क भी लिखना पड़ेगा कि इसका क्या वर्क है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में कितनी सेल हैं, इनका क्या वर्क है। अब न्यूसेलस की बात कर लीजिए। जब ये फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा तो न्यूसेलस जनरली डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये पेरियस्पर्म बनाती है, जिसको अपन कह सकते हैं कि इसका उपयोग भी फूड के रूप में किया जा सकता है, बिकॉज दे आर न्यूट्रिटिव। और लेकिन एंडोस्पर्म कभी मत मानना, एंडोस्पर्म इसके अंदर ही बनेगा, ये पेरियस्पर्म है। ये हाईली परीक्षाओं में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरियस्पर्म एंड एंडोस्पर्म, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। एंडोस्पर्म जो है वो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से, जबकि इट इज ए मेड बाय न्यूसेलस। तो जैसे कार्डामोम में, आपका पीपर में, वाटर लिलीज में, इनमें न्यूसेलस जो है पेरियस्पर्म बनाता है, जिसका उपयोग फूड में किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। कभी कभी ध्यान दीजिए कि ये अपने इंटुगमेंट मैंने बताया था, तीसरा इंटुगमेंट भी पाया जाता है। लीची का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लीची में जो खाने वाला भाग है, जिसको खाते हो,
दैट इज वाइट फ्लैशी, सफ़ेद कलर का मांसल जो रहता है वो वास्तव में है क्या, वो इट इज नॉट पार्ट ऑफ सीड कोट का भाग नहीं है, बल्कि वो थर्ड इंटुगमेंट माना गया है, जो कि माइक्रोपाइलर ओरिजिन से एक और लेयर निकलती है ओव्यूल के बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से एरिल कहलाता है वो, और उसको अपन खाते हैं। तो वो ना तो फल है बल्कि क्या है, इंटुगमेंट का भाग है वो। इंटुगमेंट के बाहर एक फ्लैशी पार्ट निकला है वाइट कलर का, जिसको एरिल कहा गया है। उसी प्रकार से अरंडी वगैरह सुना होगा, रिसिनस, कैस्टर वगैरह, यूफोर्बिएसी फैमिली के पौधों में एक विशेष प्रकार का एरिल पाया जाता है थर्ड, जो कि कारंकल कहा जाता है या कैरेंकल कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हो आप। मैंने पहले ही बताया था कुछ केसेस में आपका इंटुगमेंट नहीं पाया जाता, वो है आपका ओलियसी फैमिली, बेलेनोफोरेसी फैमिली, लोरेंथेसी फैमिली, इनमें इंटुगमेंट नहीं पाया जाता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अटैग्मिक। मैंने बताया बाइटैग्मिक कंडीशन भी रहती है, तो ऐसा माना गया है कि बाइटैग्मिक से यूनिटैग्मिक कंडीशन बनी है, मतलब पहले दो इंटुगमेंट थे, उसके बाद दोनों या तो फ्यूज हो गए तो मोनो यूनिटैग्मिक हो गया, या फिर ये हो गया कि एबॉर्शन हो गया। एबॉर्शन का मतलब एक इंटुगमेंट नष्ट हो गया और एक ही इंटुगमेंट बचा, इसलिए यूनिटैग्मिक बना। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, और ध्यान रखेंगे पॉलीपेटली और मोनोकॉट्स में बाइटैग्मिक है, और गैमिट जो गैमोपेटली है, हाँ तो मैं बता रहा था कि गैमोपेटली में यूनिटैग्मिक कंडीशन रहेगी, मतलब एक ही इंटुगमेंट रहेगा, जबकि इन केस ऑफ पॉलीपेटली मोनोकॉट्स में बाइटैग्मिक कंडीशन रहेगी। और थर्ड इंटुगमेंट के बारे में बताया, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब एक विशेष प्रकार की बात बताते हैं आपको कि ये तो रहा एम्ब्रियो सेक, और यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन की बात जो हो सकता है, पॉलन जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाया जाएगा तब उस समय भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बता देते हैं बच्चों को कि आगे चल के आप लोग को कभी कभी पूछा जाता है पॉलन एम्ब्रियो सेक का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई पॉलन एम्ब्रियो सेक। ये तो नॉर्मल एम्ब्रियो सेक था। तो जब पॉलन ग्रेन के अंदर यदि मान लो एबनॉर्मल कंडीशन दिखाई देती है, जनरली पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमेटोफाइट बनता है, मेल गैमेटोफाइट, वो 2 और 3 न्यूक्लियस का रहता है, जो आपको बताया गया था ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान, और अगले लेक्चर में बताया जाएगा। लेकिन ये जानने की कीजिए कि विशेष प्रकार के हार्मोन्स, नेक्रो हार्मोन्स बोलते हैं, उसके चलते इनमें एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को आया है कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स में। तो ये पाया गया कि वहाँ पर मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका फीमेल डोमिनेंसी आ गई, और उसके चलते वहाँ पर 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है वो कैसा हो गया, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इस प्रकार से, पर ऐसा एकदम क्लियर नहीं दिखता, लेकिन 8 न्यूक्लिएट हो गया, जिसके चलते उसको पॉलन एम्ब्रियो से कहा गया है। तो हायर क्लासेस में, हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय पॉलन एम्ब्रियो से। इसको नीमेक फिनामिना के नाम से भी जाना जाता है। हम दिखाओ ऐसी जनरल, तो हम हो गया। तो हम बात कर रहे थे पॉलन एम्ब्रियो से का, तो आईएएस के एग्जाम तक में पूछा जाता है बच्चों कि भाई पॉलन एम्ब्रियो से के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर वही नीमेक फिनोमेना, बहुत ब्रॉड स्टडी चाहिए आईएएस की तैयारी में। तो आप लोग यदि जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस और तमाम बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं लोग, तो उनको यदि फंडामेंटल्स क्लियर करना है तो मेरे वीडियो को जरूर देखें, और उससे क्या होगा आपको बेसिक समझ में आएगा। और बेसिक जब समझ में आता है, जनरली हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो किताब लेके बैठ जाते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी डेवलप नहीं करते बच्चों में, इसलिए बच्चे आगे चल के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाते। तो मेरा तो यही प्रयास है कि चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे आपके यूनिवर्सिटी के हों, जो भी हों, उनको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ज़बरदस्त तरीके से काम करना चाहिए, पूरी चीज़ समझना चाहिए। तो अपने आप लोग आईसीएस, पीसीएस, जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी, बशर्ते अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। इसलिए मैंने बताया कि ये जब पढ़ लेंगे, बहुत सरल तरीके से हमने समझाया है। तो पॉलन एम्ब्रियो से, अब ये पॉलन एम्ब्रियो से पूछेगा तो आप घबरा जाएंगे, कहाँ से पॉलन एम्ब्रियो से आ गया, क्या आ गया, हम तो पूरा मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक पढ़े थे, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हुआ यही है कि पॉलन के अंदर जब एम्ब्रियो से एक जैसी रचना डेवलप हो जाएगी इनके ड्यू टू नेक्रो हार्मोन्स के, मतलब वहाँ पर फीमेल पोटेंसी डेवलप हो रही है मेल गैमेट के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में, तो उसको बोलते हैं अपन पॉलन एम्ब्रियो से। तो आज यही बताना था मुझे, नीमेक फिनोमेना, और उसको आप लोग और भी अच्छे से पढ़िएगा। अगले बार हो सकता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान भी उसको ऊपर रिपीट करें।
हालांकि इस चैप्टर का विषय नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि फंडामेंटल्स आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हों और एम्ब्रियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।